हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश रसो। तारीख है आज 29 जुलाई 2022 और हम बात करें हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस पर। आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम रेगुलरली आप तक लाते रहे। दोस्तों, आज हम पहले आर्टिकल की जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका टाइटल है नैरो व्यू। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है अभी रिसेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे, उस पर यह आधारित है। इसमें कुछ लोगों ने, मोर देन 100 पीपल ने जो पिटीशन दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट पे, उसमें यह कहा गया था कि जो पीएमएलए एक्ट है उनके इसके अंतर्गत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उसमें असीम शक्तियां उनको मिल जाती हैं, जिस पर वो अरेस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, एटसेट्रा। और इस असीमित शक्तियों के कारण से जो लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसकी उल्लंघना होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो भी पावर है पीएमएलए के कानून के अंतर्गत, उन सभी को बरकरार रखा है। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, इससे कई सारी जो एक्टिविटीज हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। जैसे कि टेररिज्म हो गया, नारकोटिक स्मगलिंग्स हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, और कई बार टैक्सेस और ड्यूटीज इनको भी इवेजन किया जाता है। हालांकि इसके अलावा और भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होता है। दूसरे ऑफेंस जैसे कि फ्रॉड हो गया, फॉर्जरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, कई बार किडनैपिंग हो गया, और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट्स में भी कई बार पाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। आगे जो आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है, जो ईडी होता है, जो प्रवर्तन निदेशालय होता है, वो जो मामले होते हैं उस पर वो सिलेक्टिव रहता है। वो किन मुद्दों पर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है, किन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है। कई बार जो कार्यपालिका होती है, ऐसा लगता है कि जो ईडी इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट है वो कार्यपालिका के हिसाब से कार्य अपना वो कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पूरे आर्टिकल का यह क्रक्स था। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो अ ग्रोइंग डिस इंगेजमेंट विथ गांधीज आइडिया। दोस्तों, बेसिकली इस आर्टिकल में बात कही जा रही है कि अभी जून 2022 में अंतिम जन एक मैगजीन है, उसमें पब्लिश हुआ था, जिसमें गांधी स्मृति और दर्शन समिति GSDS इस संस्था के द्वारा ये मैगजीन जो प्रोड्यूस होता है अंतिम जन, इसमें विनायक सावरकर इनकी बात कही गई थी और थोड़ा सा इनको एक तरीके से प्रेज किया गया था। विनायक सावरकर की अगर हम बात करते हैं तो जब गांधी जी की हत्या होती नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो ऐसा बाद में भी पाया गया। एक कमेटी भी बैठी थी जिसने बाद की एक कमेटी थी वो कंक्लूड किया था, जीवनलाल कपूर कमीशन। 1960 के दशक में ये कमेटी बैठी थी और इन्होंने ये कंक्लूड किया था विनायक सावरकर के बारे में कि इनका जो रोल था वो बिल्कुल इसको नकारा नहीं जा सकता, और ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर किया गया था जो पूरे ग्रुप के द्वारा, उसमें इनका भी नाम आता है। और ऐसे किसी शख्सियत का प्रेज ऐसी एक मैगजीन में होना जिसके जो वाइस चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है विजय गोयल जी वाइस चेयरमैन है। और अगर हम चेयरमैन की बात करें इस मैगजीन के, तो इस मैगजीन के चेयरमैन नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ऐसे में बात कही जा रही है एक ऐसी रेप्यूटेड मैगजीन जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, वहां पर ऐसी पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई करने का प्रयास क्या गांधी के आइडिया से भविष्य के भारत को दूर करने का एक प्रयास तो नहीं है? ऐसी बातें इस आर्टिकल में कही जा रही है। आगे आर्टिकल में कुछ और एग्जाम्पल भी उठाए गए हैं, जैसे कि अभी जो कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तिस्ता सीतालवाद और फॉर्मर गुजरात डायरेक्टर जनरल और डीजीपी RB श्री कुमार, इनके अलावा और कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है। और इन पे आरोप क्या लगता है कि 2002 के जो गुजरात में जो हिंसा, जो गुजरात दंगे हुए थे, उनके सबूतों को मिटाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। बात आर्टिकल में आगे ये भी उठ रही है कि जो कार्यपालिका है उसके द्वारा यदि जो भी संप्रेषण के जितने भी माध्यम होते हैं उन पे यदि कब्जा हो जाए, उन पे कंट्रोल हो जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीविजन चैनल हो,
बच्चों की जो स्कूल में टेक्स्ट बुक्स चलती हैं वो हो, आर्कियोलॉजी पुरातत्व जो सर्वेक्षण होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और जो भी मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़पेपर हो, यदि सब पे कंट्रोल किसी पर्टिकुलर विचारधारा का यदि हो जाए तो वो जो भारत की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा साबित होता है। आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, MS गोवालकर ये RSS के चीफ रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद दूसरे ये RSS के चीफ थे, हालांकि इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बहरहाल आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि MS गोवालकर इन्होंने हिंदुइज्म को इंटरप्रेट जब किया था तो ये काफी बड़े समर्थक थे उस वक्त जो जर्मनी में हिटलर द्वारा जो ज्यूज को जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा था कि जो नाजी विचारधारा के साथ में है वो जर्मन के साथ में है, और जो नाजी विचारधारा के विरुद्ध में है वो जर्मनी के विरुद्ध में है, और जो ज्यूज जो वहां पर माइनॉरिटी ग्रुप थे उनको जिस प्रकार से हिटलर द्वारा माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा था और उनको तमाम सारी प्रताड़ना दी जा रही थी, उनको ये जस्टिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि एक जो राष्ट्रवाद का उदय होता है उसमें कुछ त्याग की जरूरत होती है, बहुत सारे कड़े कदम उठाने होते हैं, और ऐसे में हिटलर जो जर्मनी के लिए कर रहे हैं अपने 1930 के दशक में, वो इनको इस बात को ये गोवालकर जी बिल्कुल सही ठहराते हैं। ऐसे में आर्टिकल में प्रश्न उठाया गया है कि ऐसी विचारधाराएं जो नाजीवाद, जो हिटलर जो उन्होंने जो भी कदम उठाया, विशेष तौर पर अगर हम ज्यूइश एंगल से देखें तो कहीं से भी वो मानवतावादी का समर्थन उसको नहीं मिल सकता है। तो क्या ऐसी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों की बातों को यदि नेशनल मैगजीन जिसके कि जो चेयरपर्सन है वो खुद प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी कुछ मिलती जुलती विचारधाराओं का क्या समर्थन ऐसी मैगजीन पे मिलना चाहिए, और यदि मिलता है तो गांधीवादी जो विचारधारा की बात होती है उसका भविष्य कैसे रहेगा। क्योंकि बात हो रही कि जितने भी जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बताए जा रहे हैं, भारत की अगर मेजॉरिटी जो मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 25 ईयर ऑफ एज है, ऐसे में यदि जितने भी नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होते चाहे वो मॉडर्न हो या जो ट्रेडिशनल हो, सब पे अगर किसी विचारधारा को थोपा जाएगा तो भविष्य के जो भारत होंगे वहां पर जो विविधता है, जो तमाम सारी विचारधाराओं को जो जानने का एक प्रयास किया जाता है, एक न्यूट्रल जो समझ बनानी होती, क्या ऐसा करना संभव हो पाएगा। बेसिकली आर्टिकल इन बातों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। आर्टिकल में कुछ जगहों पर ऐसा भी बात कही गई कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो सोशल साइंस की जो किताबें हैं वो बेसिकली वो सोशल साइंस पे न्यूट्रल बात नहीं करती, वो एक तरीके से इस्लाम या सिर्फ पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान बात करती। क्या भारत उस राह पर आगे बढ़ रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, या गांधी विचारधारा समय के साथ कभी भी उसका जो फेड है वो नहीं होगा, उसका रिलेवेंस हमेशा बना रहेगा, जो प्रासंगिकता है गांधी विचारधारा के समय के साथ बनी रहेगी, या आज के समय में जो गांधीवाद विचारधारा है उसकी प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ रही है। इन पूरे मुद्दों की खोज पड़ताल ये आर्टिकल कर रहा है, और इस आर्टिकल में हिंदुइज्म और हिंदुत्व इन दोनों पर भी बात कही गई है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मतलब के लिए जो छोटा सा लाइन ऑफ डिफरेंसेस होता है उसको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, और बेसिकली ऐसी बड़ी जनसंख्या जो अवेयरनेस की जिसके पास कमी है, एजुकेशन की जिनके पास कमी है, जॉब्स की जिनके पास कमी है, वो इजीली इमोशनली उनको वॉश आउट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम कदम उठते हैं, एक्सट्रीम विचारधाराओं से जो जुड़ के जो देश को नुकसान पहुंचता है उसकी तरफ इनका योगदान बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो मच नीडेड बेल आउट, बेसिकली ये जो BSNL भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, इसको अभी जो रिसेंट 1.64 लाख का बेल आउट पैकेज जो मिला है उसके बारे में इर्द गिर्द ये पूरा आर्टिकल घूम रहा है कि ये काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि BSNL जो है ये इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर हैं, जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं,
फ्रॉम एयरटेल, जियो, इवन वोडाफोन, उन सब के मामले में, उन सबसे अगर कंपेयर करते हैं तो बीएसएनएल लगातार इनका जो सब्सक्रिप्शन जो यूजर है वो लगातार घट रहा है। ऐसे में इस कंपनी के रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए ये मच नीडेड बेल आउट था। इसके अलावा कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी बात कही जा रही है इस पूरे आर्टिकल में कि किस तरीके से जो पहले जितनी ज़्यादा जनसंख्या में बीएसएनएल में लोग वहाँ पर एम्प्लॉय थे, जिससे बीएसएनएल के जो प्रॉफिट का एक बड़ा जो मेजॉरिटी ऑफ चंक उनकी सैलरीज में जा रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी कटौती हुई है। उसके अलावा कार्य प्रणाली में परिवर्तन हुआ है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल बीएसएनएल के जो बेल आउट मिला है और उसकी कितनी इसको ज़रूरत थी और बीएसएनएल का जो रिलेवेंस है रूरल इंडिया में, तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इन्हीं बातों पर इर्द गिर्द घूम रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, व्हाट नंबर्स डू नॉट रिवील अबाउट टाइगर कंजर्वेशन। दोस्तों आज है तारीख 29 जुलाई और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ टाइगर। तो दोस्तों बेसिकली वैसे आज मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा स्पेशली इसी टॉपिक पर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा आर्टिकल कह रहा है कि एक तरफ हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत में लगातार जो टाइगर्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ जो नंबर्स हैं वो उनको सेलिब्रेट करना सही होगा? नंबर तो बढ़ रहा है निश्चित तौर पर कुछ और समस्याओं के बारे में ये आर्टिकल ध्यानाकर्षण करने का प्रयास कर रहा है। क्या वो सारे आर्टिकल है उसमें ये बात इसमें कही जा रही है कि जो IUCN है उनके हिसाब से अगर 2005 से कंपेयर करें तो लगभग 40% के आसपास जो टाइगर के जो संख्या है इनमें इजाफा हुआ है। आगे आर्टिकल में जो बात कही जा रही है कि लगभग जहां पर ऐसी कोई भी प्रजाति जो 100 से कम जहां पर ब्रीडिंग इंडिविजुअल होते हैं उनकी एक्सटेंशन विलुप्त की जो एक प्रोबेबिलिटी होती है विलुप्त होने की वो काफी बढ़ जाती है। और जो ऐसे जो जहां पर जो बड़ी संख्या में होते हैं अगर पॉपुलेशन, तो उनकी विलुप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी वो काफी कम रहती है। इसके अलावा अगर वो जो पॉपुलेशन है वो एक बड़े लैंडस्केप पे कनेक्ट रहती है दूसरे पॉपुलेशन से, या जो अपनी ही पॉपुलेशन के जो दूसरे मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक छोटा एरिया है यहाँ पर लेस देन 100 है और एक काफ़ी दूर यहाँ पर कुछ इस स्पीशीज़ के मेंबर हैं, कुछ इधर मेंबर है और एक काफ़ी बड़े लैंडस्केप की बात हो रही है, पर किसी तरीके से ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो ऐसे में भी नंबर तो इनके कम है पर इनके एक्सटेंट होने की रेट भी प्रोबेबिलिटी भी कम रहेगी अगर ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आगे इसमें बात कही जा रही है कि इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, मान लीजिए कोई ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर मेंबर भी काफ़ी कम है जो ब्रीड करने की क्षमता रखते हैं और वो एकदम डिस्टिंक्ट हैं, आइसोलेट हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। वो बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। इसमें प्राकृतिक कारणों से कोई भी इसमें अलग से एक्सटर्नल रीज़न नहीं होता है, पर ये 2 रीज़न इसके मात्र हैं। पहला लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, दूसरा ये आइसोलेट हैं। तो इसमें क्या होता है धीमे धीमे समय के साथ इनका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो लो हो जाता है, और जब जेनेटिक वेरिएशन काफ़ी लो हो जाता है तो प्रकृति के चैलेंजेस जो भी होते हैं, नेचर, तो मदर नेचर क्या करता है, वो जो भी चैलेंजेस प्रोड्यूस करता है उसको ये काउंटर करने में उतने सक्षम नहीं हो पाते यदि जेनेटिक वेरिएशन इनमें ज़्यादा हो उसके कंपैरिजन में। तो धीमे धीमे ऐसा पाया जाता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं जो काफ़ी आइसोलेट हैं उनके एक्सटेंड करने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है ड्यू टू दिस जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा ऐसा भी पाया जाता है कि अगर ये आइसोलेट हैं तो निश्चित तौर पर ये ब्रीड एक दूसरे के बीच में ही होगा, ये छोटी सी पॉपुलेशन के बीच में होगा, इंटरब्रीडिंग होगा। और अगर इंटरब्रीडिंग होगा तो जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं अगली जनरेशन में जो इंडिविजुअल आएंगे उसमें क्या होता है उनका जो सर्वाइवल का जो चांसेस होता है और रिप्रोडक्शन का जो चांसेस होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऐसे जो इंडिविजुअल्स जो नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं जहाँ पे इंटरब्रीडिंग के थ्रू वो नहीं होते हैं, वो डिस्टिंक्ट
जो पॉपुलेशन होता है उनके थ्रू उनके ब्रीडिंग के थ्रू अगर होता है तो उनके कंपैरिजन में ऐसी बात कही जा रही है। आगे कुछ बात ऐसी कही इसमें आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जैसे मान लीजिए जो टाइगर हैं तो डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स में इनको कंजर्वेशन करने का इनका प्रयास किया जाता है। ऐसे में क्या होता है, खासतौर पे बहुत सारे ऐसे सेंट्रल इंडिया की बात हो रही, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही, जहाँ पर ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पर वो अगर ये मान लीजिए ये टाइगर रिजर्व हो गया, आसपास का जो एरिया है चाहे वो खेत है या बहुत सारे ऐसे होते हैं तो, और कुछ दूर में एक टाइगर रिजर्व दूसरा होगा तो ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ऐसे हो जाते हैं। पर यदि मान लीजिए काफ़ी बिजी ये एक हाईवे हो गया जो बहुत ज़्यादा बिजी है, जो इस इंटरकनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं बाधित कर रहा है, तो ये समस्या भविष्य में और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो करना क्या चाहिए, कुछ सॉल्यूशन के तौर पर बात कही जा रही है कि चाहे अंडरपास हो या कुछ एक सेफ पैसेज की बात कही जा रही है जिससे जो कनेक्टिविटी बिटवीन लैंडस्केप्स के बिटवीन जो कनेक्टिविटी होती है वो बाधित ना हो, और जो जानवर हैं जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट ना होने पाए। कुछ एग्जाम्पल की भी बात कही जा रही है। अगर ब्लैक टाइगर, इसमें एक प्रश्न उठाया गया है, जो उड़ीसा का जो सिमलीपाल जो रिजर्व है वहां पर सिर्फ वो भारत में इकलौता ऐसा जगह है जहां पर ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। तो प्रश्न उठ रहा है कि सिर्फ वहीं पर ब्लैक टाइगर क्यों होते हैं, तो रीजन इसका बताया गया है क्योंकि वहां पर वो दूसरे एरिया से बिल्कुल आइसोलेट, वो कई जनरेशन से आइसोलेट रहा है काफी समय से, तो एक जेनेटिक इफेक्ट ऑफ आइसोलेशन की वजह से वहां पर एक डिस्टिंक्ट उनका जो जेनेटिक सिलेक्शन हुआ है, इस वजह से वहां पर जो ब्लैक टाइगर्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा आगे एग्जांपल बात कही जा रही है रणथंबोर रिजर्व की जो राजस्थान में, वहां पे जो टाइगर है उनका जब रिसर्च होता है तो उनके सैंपल में पाया जाता है कि वहां पर इंटरब्रीडिंग के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। प्रश्न आर्टिकल में उठाया जा रहा है कि यदि इनके कुछ सॉल्यूशन को नहीं देखा जाता है तो भविष्य में अभी तक इंटरब्रीडिंग का कुछ भी इल इफेक्ट, कुछ भी बैड इफेक्ट उनकी पॉपुलेशन पे ऐसा रिसर्च के थ्रू देखने को नहीं मिला है। बट हाई चांसेस है कि अगर ये लगातार होता रहेगा तो कुछ जनरेशन के बाद कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल है इसी की तरफ ध्यान आकर्षण कर रहा है कि जो नंबर होते हैं वो टाइगर कंजर्वेशन में सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा नहीं है, उसमें जो कुछ जगहों पर जहां पर सुधार की संभावना है उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ सके, और जो दुनिया में जो 70% टाइगर की आबादी है वो भारत में है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दोस्तों आर्टिकल अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।